नमस्कार दर्शकों, मैं हूं दीपक मचल और आप देख रहे हैं प्रांजल फिल्म्स। दर्शकों, जैसे कि हमने पहले पार्ट में सपना की कहानी, जो कि उसकी रियल कहानी थी, जो राजेश्वरी गुप्ता जी ने हमें भेजी थी, उसका पहला पार्ट हमने शुक्रवार को आपके सामने प्रस्तुत किया था। अब हम बढ़ते हैं उसके अगले पार्ट की तरफ। तो बिना कुछ समय गवाए हम शुरू करते हैं सपना की कहानी। जैसे कि आखिरी एपिसोड में आपने देखा कि सपना उस लिफ्ट वाले हादसे से बहुत घबरा चुकी थी और सुनीता आंटी के घर पहुंच गई थी और डरते हुए उसने सिर्फ एक ही बात बोली, शर्मा अंकल, उल्टे पैर, थैला। के पश्चात अब आगे बढ़ते हैं। सुनीता सपना को इस हालत में देखकर बहुत ही घबरा गई थी। उसने सपना को अंदर बिठाया और उसे शांत कराने लगी, लेकिन सपना चुप ही नहीं हो रही थी। वो बार बार शर्मा अंकल और उल्टा पैर बोले जा रही थी। उसे शांत कराने में बहुत समय निकल गया था। सुबह होने वाली थी। अब सपना सो गई थी। सुनीता को उसका चेहरा देखकर उस पर दया आ रही थी। उसे लग रहा था कि सपना को शर्मा अंकल को खोने से सदमा पहुंचा है। अब तक सुनीता को भी नींद आ रही थी। उसने सोचा कि वो थोड़ी देर आराम कर ले। जैसे ही वो सपना को छोड़कर उठने लगी, सपना ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो सपना को अपनी बेटी की तरह मानती थी। उसने सोने का विचार त्याग कर सपना के साथ रहने का फैसला किया। बैठे बैठे सुनीता भी सो गई। सुबह 7 बजे उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि सपना अभी भी सो रही है। उसने सोचा कि थोड़ी चाय पी ली जाए। वह जैसे ही चाय बनाने के लिए उठी, सपना ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन सुनीता इस बार हाथ छुड़ाते हुए किचन में जाकर चाय बनाने लगी। चाय बनाकर लौटने पर सुनीता ने देखा कि सपना जग चुकी है, लेकिन एकदम सहमी सी बैठी हुई है। उसके पास जाते हुए सुनीता ने कहा, अरे सपना उठ गई? थोड़ा और सो जाओ, बहुत थक गई होगी ना। आज तो संडे भी है, ऑफिस में भी छुट्टी होगी। सपना अब थोड़ा सा ठीक महसूस कर रही थी। उसने कहा, नहीं आंटी, मुझे जल्दी उठने की आदत है। आज पता नहीं कैसे 7 बजे तक सो गई। हमेशा 5 बजे तक उठ जाती हूँ। सुनीता उसके बगल में बैठे हुए पूछी, चाय लोगी? सपना ने कहा, हाँ थोड़ी सी दे दीजिए। एक गिलास में थोड़ी सी चाय देते हुए उसने पूछा, कल रात में क्या हुआ था? तुम बहुत घबराई हुई थी। सपना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कल आपके जाने के बाद मुझे एक सपना आया कि शर्मा अंकल मेरे बिस्तर के नीचे एक उल्टा पैर रख रहे हैं। इस सपने को देखकर डर के मारे मेरी नींद टूट गई। पानी पीकर लौटते हुए मुझे बिल्कुल अपने सपने की तरह दिखने वाला उल्टा पैर मेरे बिस्तर के नीचे मिला। उसके बाद मैं सीधे सीधे आपके घर आ गई। सुनीता उसे वहीं छोड़कर नाश्ता बनाने चली गई। सुनीता के पीछे पीछे सपना भी किचन में चली गई। उसे देखकर सुनीता ने कहा, अरे अरे बेटा, अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है। कुछ चाहिए तो मुझे बता देती, मैं ले आती। सपना ने कहा, नहीं आंटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस आपकी मदद करने आई थी। सुनीता ने सोचा कि काम करने से शायद सपना का मन बहल जाएगा, इसलिए उसने हाँ कर दी। सपना घर का काम करने में बहुत माहिर थी। उसने तुरंत ही सारा काम कर लिया। सपना ने खाना बहुत ही अच्छा बनाया था। सुनीता के पति प्रदीप ने नाश्ता बहुत तारीफ के साथ किया। नाश्ता करने के बाद सब लोग सपना के घर गए, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी पैर नहीं दिख रहा था। सबको लगा कि थकान और शर्मा अंकल को खोने के कारण सपना को भ्रम हुआ, लेकिन सपना का मन इस बात को मानने पर तैयार नहीं हो रहा था। सुनीता और उसके पति के जाने के बाद सपना सोफे पर बैठकर कुछ सोचने लगी। कुछ समय बाद वो फिर से बिस्तर के पास जाकर आसपास देखने लगी। तभी उसे बिस्तर के बगल एक किताब दिखाई दी। उसे यह बात बहुत ही अजीब लगी, क्योंकि पहले तो वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर ये किताब कहाँ से आ गई?
सपना वो किताब को उठाकर दूसरे कमरे में चली गई। सोफे पर बैठकर सपना किताब की जांच करने लगी। किताब बहुत ही पुरानी लग रही थी, लेकिन फिर भी वो बहुत साफ सुथरी थी, कहीं से भी फटी नहीं थी। सपना किताब का हर पन्ना पलटकर देखने लगी कि कहीं कुछ लिखा तो नहीं है। कहीं कुछ भी नहीं लिखा था, सिवाय पहले पन्ने पर, ये डायरी अभिजीत की है। अच्छा, तो ये डायरी है, लेकिन इसमें कुछ लिखा क्यों नहीं है? और ये अभिजीत कौन है? तभी उसके हाथ से किताब छूट गई और नीचे गिर गई। सपना किताब उठाने के लिए झुकी तो उसकी नज़र किताब के पीछे लिखे शब्दों पर गई। उसमें लाल स्याही से लिखा था, शापित किताब। शापित किताब? इसका क्या मतलब हो सकता है? सपना ने खुद से कहा, लेकिन बहुत देर सोचने के बाद सपना को पता नहीं चल रहा था कि इस डायरी में क्या है। उसने सोचा कि कोई उसके साथ मजाक करने के लिए उसे डरा रहा है। यही सोचते हुए वो घर के काम करने में लग गई। वो दिन बिना किसी घटना के बीता। रात सपना सोने गई तो उसे नींद नहीं आई। काफ़ी देर तक जागने के बाद सपना को नींद नहीं आई तो वो उस किताब को लेकर बैठ गई। पता नहीं सपना को क्या सूझा, लेकिन उसने उस किताब को अपनी डायरी बनाने का फैसला कर लिया। पेन लेकर उसने उस डायरी पे अपना नाम लिख दिया। जैसे ही उसने लिखा, मेरा नाम सपना है, उस डायरी में लाल स्याही से अपने आप ही कुछ शब्द लिखने लगे। आश्चर्य और डर के कारण सपना के हाथ डायरी छूट गई। उसने डायरी उठाते हुए पढ़ा कि इस डायरी पर क्या लिखा है। उस पर लिखा था, सपना, सपना, अगर तुम चाहती हो कि शर्मा अंकल की आत्मा को शांति मिले तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। सपना को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसने आगे लिखा, पर तुम हो कौन और तुम शर्मा अंकल को कैसे जानते हो? किताब ने आगे लिखा, यह सब बात बाद में जानना। अगर तुम उनकी आत्मा को शांति प्रदान करना चाहती हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा तुम करो। अगर वैसा नहीं किया तो उनकी आत्मा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। सपना ने आगे लिखा, ठीक है, मैं तो तुम्हारी सारी बातें मान लूँगी, पर प्लीज़ मुझे उनकी आत्मा से बचा लो। डायरी ने लिखा, अब उनकी आत्मा तुम्हें नहीं सताएगी। सपना ने लिखा, मुझे करना क्या होगा? किताब ने लिखा, शर्मा अंकल की मदद करने से पहले तुम्हें उसकी कहानी जाननी होगी, और तुम जैसे जैसे काम करती जाओगी मैं तुम्हें उनके बारे में बताता जाऊंगा और उसके पाप बताऊंगा, और तुम्हें उनका प्रायश्चित करना होगा। तो यह कहानी है जब शर्मा अंकल 11 साल के थे। तुम जिस शर्मा अंकल को जानती हो, यह शर्मा अंकल उससे बिल्कुल अलग था। तुम्हारा शर्मा अंकल जहाँ मिलनसार अच्छे मिजाज का आदमी था, वहीं ये शर्मा अंकल एकदम शांत, शर्मीला और गुस्सैल किस्म का था। वो किसी से बात नहीं करता था और किसी के मामले में दखल नहीं देता था, लेकिन अगर कोई उसके मामले में दखल देता तो वो उससे अपना बदला ज़रूर लेता था। एक बार शर्मा अंकल कुएं के किनारे बैठे हुए थे, अपने ख्यालों में मस्त थे। तभी वहीं उनका सहपाठी विनोद गुजरा। उन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी। विनोद ने उसे बैठा हुआ देख शर्मा अंकल ने भी जवाब दिया। फिर इन बातों ने लड़ाई का रूप ले लिया और शर्मा अंकल ने विनोद को कुएं में ढकेल दिया। तो ऐसे थे तुम्हारे शर्मा अंकल। काश अगर उस वक्त वहाँ पे कोई बड़ा होता तो शायद विनोद की जान बच जाती। और तुम्हें अब एक और काम भी करना है। तुम्हें उस कुएं के पास जाकर उस बच्चे की आत्मा को भी शांति दिलानी होगी, जो कि इतने सालों से उस कुएं में भटक रही है। सपना ने लिखा, ये कुआं है कहाँ? किताब ने लिखा, ज़्यादा दूर नहीं है, बस यहाँ से 3 घंटे दूर एक गांव है।
लक्ष्मणगढ़। वहीं पर शर्मा अंकल का बचपन बीता है। वहाँ पर जाके किसी से भी पूछना कि कुएं की आत्मा कहाँ कहाँ पर भटक रही है, तो वो तुम्हें उस कुएं के पास ले जाएंगे और तुम्हें वहाँ पर जाकर उसकी शांति की पूजा करवानी होगी। और जब वहाँ की आत्मा उग्र हो जाए तो उसे कह देना कि शर्मा अंकल को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है। उसके बाद वो शांत हो जाएगी और पूजा संपन्न हो जाएगी। सपना ने किताब को साइड में रखकर खुद से कहा, पता नहीं किस मुसीबत में पड़ गई। अब पता नहीं ये कुएं की आत्मा कैसी होगी। यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब उसकी नींद लग गई। वो जब सुबह उठी तो उसे कल रात की घटना एक सपने जैसी लगी, लेकिन जब उसकी नज़र किताब पर पड़ी तो उसे हकीकत का एहसास हुआ। वो तुरंत उठकर अपनी तैयारी करने में जुट गई। उसके बाद उसने अलवर से लक्ष्मणगढ़ के लिए एक कार बुक की और अपने घरेलू पंडित को लेकर वहाँ के लिए रवाना हो गई। निकलते समय सुनीता ने पूछा, ये कहाँ जा रही हो सपना? सपना ने कहा, ऐसे ही मन बहलाने के लिए कहीं घूमने जा रही हूँ। उसने सोचा कि अभी सुनीता को परेशान करना ठीक नहीं होगा क्योंकि उनके बेटे की तबीयत खराब है। लक्ष्मणगढ़ पहुंचकर उसने लोगों से पूछकर उस कुएं का पता लगा लिया और वो कुएं तक पहुंच गई। विनोद की आत्मा वहीं पर भटक रही थी। सब लोगों ने उसे कुएं से दूर रहने की चेतावनी दी। कुएं पर पहुंचते ही पंडित जी ने पूजा की तैयारी शुरू कर दी। पूजा आरंभ होते ही कुएं से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी, लेकिन पंडित जी पूजा करते गए। कुछ समय बाद कुएं से काली आकृति निकली। यह सब देख सपना बुरी तरह से डर गई। विनोद की आत्मा चिल्ला रही थी, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं शर्मा से मौत का बदला नहीं ले लेता। तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सपना ने कहा, उन्हें तुम्हारी मौत का बहुत पछतावा था। विनोद ने कहा, मैं ये बात तब तक नहीं मानूंगा जब तक वो खुद नहीं कह देता। अब सपना के पर्स में जहाँ डायरी रखी थी वहाँ कंपन हो रहा था। सपना ने कहा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, वो अब मर चुके हैं। विनोद की आवाज़ जो बहुत ही कर्कश थी थोड़ी ही देर में मंद हो गई। क्या कहा? शर्मा मर गया? ये कब हुआ? और विनोद ने कहा, मैं ये बात तब तक नहीं मानूंगा जब तक वो खुद नहीं कह देता। अब सपना के पर्स में जहाँ डायरी रखी थी वहाँ कंपन हो रही थी। सपना ने कहा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, वो अब मर चुके हैं। विनोद की आवाज़ जो बहुत ही कर्कश थी थोड़ी देर में मंद हो गई। क्या कहा? अभिजीत शर्मा मर चुका है? ये कब हुआ? अब तक वो डायरी जिसमें बहुत कंपन हो रहा था एकदम से शांत हो गई और उसके पर्स से बहुत तेज रोशनी निकलने लगी। सपना ने डर के मारे अपना पर्स फेंक दिया, जिसमें से शापित किताब गिर गई और सपना ने देखा कि रोशनी उस किताब से आ रही थी। उस किताब की रोशनी एक आकार लेने लग गई और थोड़ी देर बाद वो रोशनी शर्मा अंकल के आकार में आ गई। उनके चेहरे पर अजीब सा पछतावा था। सपना को अब सारी बात समझ आ गई कि शर्मा अंकल ने उसके बिस्तर के पास उल्टा पैर और ये किताब क्यों रखी थी। अभिजीत शर्मा अंकल का ही नाम था। उसे उनका पूरा नाम नहीं पता था। वो बस उन्हें शर्मा अंकल ही बुलाती थी। शर्मा अंकल को देखकर काली आकृति भी एक बूढ़े आदमी का आकार लेने लगी। शर्मा अंकल ने विनोद को देखकर, अब तो मैं यहाँ आ गया हूँ, अब तो तुम मुझे माफ़ कर दोगे? विनोद ने कहा, तुम मुझे बचा सकते थे। मैं इस इंतज़ार में घंटों बैठा रहा कि तुम किसी को लेकर आओगे, लेकिन तुम नहीं आए। मैंने माना तुमने मुझे गलती से गिराया था, लेकिन तुमने मुझे बचाने की भी कोशिश नहीं की। शर्मा अंकल ने कहा, मैं डरा हुआ था तुम सबसे कि तुम मेरी शिकायत कर दोगे और मुझे मार पड़ेगी, और मुझे ये भी लग रहा था कि इतनी ऊंचाई से गिरकर तुम्हारी मौत हो गई है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। शर्मा अंकल की आवाज़ में पछतावा साफ सुना जा सकता था। शायद यही पछतावा विनोद ने भी सुन लिया, क्योंकि उसने मुस्कुराते हुए कहा,
चलो अब किया भी क्या जा सकता है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अब तक उनकी बातों के बीच पंडित जी शांति से अपने मंत्र पढ़े जा रहे थे। उन्होंने खूब तेज आवाज़ में स्वाहा कहकर हवन में आहुति दी और शर्मा अंकल और विनोद दोनों एक बहुत ही तेज रोशनी में समा गए और हमेशा के लिए गायब हो गए। तो दर्शकों, आज की कहानी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगले पार्ट में, यानी कि तीसरे पार्ट में। और हाँ दर्शकों, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और अगर आप पुराने हैं तो इसका वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। शब खैर।